ओके, सबको मेरा साउंड एकदम क्लियर है? आयन, राजू, यस साहिल। सर। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, तो आज ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जिस पैटर्न पे बात हो रहा था, एक क्लास हुआ था जिसमें हम लोग अलग अलग इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं उसके बारे में बात हुआ था। फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कशंस हुआ था, है ना? कि इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, कि हर एक इकोनॉमी का ना एक प्रॉब्लम होता है, जरूर होगा, चाहे कितना भी डेवलप इकोनॉमी क्यों ना हो, चाहे यूएस का इकोनॉमी हो, चाहे यूके का इकोनॉमी हो, चाहे यूरोपियन नेशंस हो, चाहे मिडिल ईस्ट का इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, मतलब कोई भी कंट्री हो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज। करीब 210 के आसपास का कंट्रीज है, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन करीब 750 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा वर्ल्ड, उसके अंदर इतना सारा देश, और हर कंट्री का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, किसी का थोड़ा बहुत ज्यादा, किसी का थोड़ा बहुत कम, बट प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर। अब एक्चुअली इसी इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ओके, तो मैं आप लोगों को एकदम डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है उस पर लेके जाता हूँ। और जो भी आज का पॉइंट है ना, ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला पॉइंट है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना कि इकोनॉमी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है उस के बारे में आज आपका जो ये आज का जो क्लास का टॉपिक है ना, इससे आपको पता चलेगा, जिसमें हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस का, तीनों अलग अलग नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बट पहले एक बार प्रॉब्लम क्या है उसको एक बार थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेंगे, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज फिर से उसी पॉइंट को एक बार जस्ट गो थ्रू करके फिर इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, लंबा चौड़ा चर्चा होगा, ग्राफ का डिस्कशंस भी होगा, बड़े पेशेंस के साथ, और बड़ा मजे से सुनिए, मजा आएगा। कि घर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है और कंट्री का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, बट हाँ ऑब्वियसली एक बात जरूर कहूंगा कि सॉल्व करने की इच्छा भी होना चाहिए। मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट उसका इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ओके सर, बात तो आपका समझ में आ रहा है, बट सर आप कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में बात कर रहा था, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ लिए थे मैथ से, जो मैथ मैंने आपको प्रोवाइड किया वहीं से, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद आ रहा है ना सर? यही पॉइंट पे छोड़े थे ना? यस सर। यस सर। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जैसे कि एकदम सिंपल सा बात है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कि इंसान का जो वांट्स है ये अनलिमिटेड है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरा वांट्स लिमिटेड है। आप में से कोई ना बोल सकते, ना मैं बोल सकता हूँ कि सर मैं तो लिमिटेड में खुश होता हूँ। सर कोई ना कोई चीज तो होगा जिसके लिए आप पागल होते हो। मतलब कोई पैसे पे खुश होते हैं, कोई घूमने को ज्यादा पसंद करते हैं, कोई खाने वाला होता है ना, जिसको हम लोग प्यार से भुक्कड़ कहते हैं। ठीक है। कोई होता है जिसको सारा दिन खेल कूद ही करना है और कुछ नहीं करना, किसी को सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी मनाना है। तो अगर वांट्स का बात करें, और ये जो भी चीज के बारे में बात करो ना, हर एक चीज ना कहीं आपका फिनेंशियल नीड के जरूरी, मतलब फिनेंशियल प्रॉब्लम को जरूर अराइज करता है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो फ्री में मिलता है। क्या बात करते हो सर, हवा फ्री में मिलता है ना? सर 2 दिन बाद वेट करो, हवा हवा के लिए भी ना, आपको ऑक्सीजन के लिए भी ना वो पीछे टांकी लगाना पड़ेगा, और जिसके पास जितना पैसा होगा ना, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर अपने बैग में लेके, जैसे हम लोग स्कूल का किताब का बैग उठाते हैं ना, वैसा वाला लेंगे। मतलब जिस तरह का पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, और 20 साल बाद मतलब उसी का डिमांड आने वाला है। जैसे पानी का कैसे लत पड़ा है सर, वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर खरीद के पीना पड़ रहा है। मतलब हम लोग वर्ल्ड को ऐसा लेवल पे लेके गए, मतलब क्राइसिस। मतलब ये पॉइंट एक दिन मैं मैम के साथ डिस्कस कर रहा था कि व्हाट इज इकोनॉमी, तो मैम बड़ा जवाब अच्छा दिया। मैम नॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ाते नहीं है, बट कभी कभी गजब लेवल पे बात कर देते हैं मैम। बोलते हैं कि मेक क्राइसिस मेक मनी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उनका एक गजब जवाब था, मेक क्राइसिस मेक इकोनॉमी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कि पहले तो इकोनॉमी, उनको बहुत गुस्सा आता है, आप लोग मैम के पास पढ़ते हो, उनको ना गुस्सा आता है कि ये जो सोसाइटीज में लोग जो चीजें खराब करते रहते हैं ना, कि हर चीज में, मतलब वो खुद को भी बोलते कि हम लोग भी पार्ट है इनका, बट क्या हम लोग एक अच्छा इकोनॉमी नहीं बिल्ड कर सकते? क्या हर चीज को एक नॉर्मल हालत में नहीं छोड़ सकते? कि पहले तो जो मिट्टी है उसको कॉन्क्रीटाइज करो, कॉन्क्रीटाइज करने के बाद, मतलब जब सिटी का बात, हम लोग सिटी को जब देखते हैं ना, कोई भी सिटी, जैसे कि कभी कलकत्ता में जब नॉर्मली हम लोग रहते हैं, तो कोलकाता का जब देखते हैं, और हम लोगों का नेटिव है, मतलब हम लोगों का जो मतलब परवरिश है वो गांव में हुआ है। और फिर हम लोग जब दिल्ली विजिट किए,
कि जयपुर विजिट किए, तो फिर हर जगह में जब भी देख रहे हैं एक प्रॉब्लम हर जगह में है, दैट इज पानी का प्रॉब्लम। तो मैम का मानना है कि जैसे एक बार मैम को लेके मैं सॉल्ट लेक के आसपास में घूम रहा था, तो मैं मैम को बोल रहा हूँ कि तुझे सॉल्ट लेक के बारे में क्या ख्याल है, कि मतलब बड़ा प्लानिंग सिटी है। मेरे काय का प्लानिंग, बोले पहले तो पूरा शहर को बर्बाद कर दिया, मतलब इतना बड़ा कोलकाता है, पूरा कोलकाता को बर्बाद कर दिया, बर्बाद करके फिर एक जगह को प्लानिंग करके बोल रहा है भाई देखो क्या सॉल्ट लेक बनाया। क्यों? पूरा कोलकाता ऐसा नहीं बन सकता था? मतलब अगर, मतलब वही उनका मतलब कहना मतलब बड़ा सिंपल था कि मेक क्राइसिस मेक मनी। मतलब सॉल्ट लेक में जमीन का भाव हाई है, आप लोग शायद जानते होंगे कोलकाता में सॉल्ट लेक एक काफी फेमस टाउनशिप है, मतलब कोई भी वहां पर जगह जमीन लेना चाहता है, या फिर आजकल न्यू टाउन बन रहा है, ठीक है न्यू टाउन अभी कंप्लीट नहीं है, सॉल्ट लेक एक कंप्लीट टाउनशिप है। तो उनका मानना है कि हर जगह को फालतू में क्राइसिस क्रिएट क्यों करना है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम। अब कोई बोलेगा समय के साथ साथ हो जाता है, दैट्स ओके, बट फिर भी कुछ चीजें हम लोग चाहे ना कंट्रोल कर सकते हैं, कि जबरदस्ती का कॉन्क्रेटाइज ना करना, थोड़ा प्लानिंग करके भी सिटी बनाया जा सकता है। इसके लिए अर्बन प्लानिंग के ऊपर पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ आज जीना है, कल भी जीना है, परसों भी जीना है। ये आज हमारा जनरेशन जी रहा है, हमारा मतलब पेरेंट्स का जनरेशन एक है, हम लोग का एक जनरेशन है, हम लोगों से आप लोग थोड़ा और छोटे हो, आप लोग का एक जनरेशन है, उसके बाद और एक जनरेशन है, जीना तो सबको पड़ेगा। तो अगर ये इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्स सबको अगर खत्म करते हुए चले जाएंगे, फिर अगला पीढ़ी को क्या मिलेगा? सर आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे बताना। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, बट क्या आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो एग्जैक्टली यस ये सर। जो, हाँ दैट इज द पॉइंट सर, कि मतलब थोड़ा बचाना भी पड़ेगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कंजर्वेशन, कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हर चीज को खत्म करते जाओ, मेरे को क्या भाई, मेरा तो जिंदगी बीत जाएगा। अरे भाई अगर हम लोग अपने को इतना प्यार भी करते हैं कि अगर मैं खुद जी लूंगा तो चलेगा क्या, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, तो फिर कैसा प्यार मेरे मुझे अपने बच्चों के लिए? दैट इज हाउ इकोनॉमी शुड प्लान। इकोनॉमी को बहुत सोच समझ के प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां मन हुआ बिल्डिंग बना दिए, जहां मन हुआ पिलर लगा दिए, जहां मन हुआ कंक्रीट बिछा दिए। नहीं, आप इस तरह से नेचर को खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों को मैंने एकदम स्टार्टिंग वाला जो इंट्रो क्लास था उसमें बताया था कि नेचर, जैसे कि एडम स्मिथ सर का किताब का नाम भी आप लोगों को मैंने दिखाया था, अमेजन में जाके भी उस किताब के बारे में बताया था। वो डेफिनेशंस भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, कि कोई बता सकते हो एडम स्मिथ का किताब का नाम और वो डेफिनेशंस क्या कहते हैं वो इकोनॉमी के बारे में? एनीवन? राजू, एडम स्मिथ सर का किताब का नाम, प्लीज टेल मी सर। एडम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, कोई तो बता दे प्लीज, कि क्या कहा जाता है एडम स्मिथ को? एडम स्मिथ का जो किताब है उनके बारे में, मतलब उस किताब का नाम क्या है पूरा? वही डेफिनेशंस भी है, मतलब व्हाट एडम स्मिथ थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स, दैट इज आल्सो डेफिनेशन। एनीवन? साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ वो तो थॉट है, बट डेफिनेशन क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ इट्स थॉट प्रोसेस, कि हाँ मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में बात किया है। डेफिनेशन द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। स्टडी मतलब ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ओनली दिस, स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एंड थोड़ा डिटेल्स होगा, स्निग्धा बता, श्रवणिता, राजू, सबको पूछ रहा हूँ, विश्वजीत बताओ तो सर, मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूँ। सर नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नहीं सर, हुआ नहीं, अब कोशिश किया अच्छा से, लेकिन हुआ नहीं। सर याद करो, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस इंक्वायरी ऑफ इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। द नेशंस, वेरी गुड सर। स्निग्धा, नहीं याद था? पढ़ो ना नहीं। सर, सर प्लीज याद किया करो थोड़ा बहुत, और प्लीज थोड़ा गो थ्रू किया करो। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और उन्होंने जो किताब 1776 में लिखा था, हाँ मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग वाला एकदम, अब जब भी मेरा नोट्स ओपन करोगे कोई भी किताब में मिल जाएगा आपको, ऐसे इस नोट्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स में भी मिलता है। ये देखो सर, इसको कोटेशंस के अंदर रखा है, साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ ने बताया, ही वॉज ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। इसको कोटेशंस में क्यों लिखा सर? बिकॉज ये ये तो पब्लिश्ड हिज बुक का नाम है ना। मास्टरपीस, यहाँ किताब का नाम भी है और वही डेफिनेशंस भी है, किताब का नाम भी यही है, आप अमेजन में भी ढूंढो आपको मिलेगा, इतना फेमस किताब है।
और ये किताब का नाम भी है और ये डेफिनेशंस भी है दोनों, कि इन्होंने जो डेफिनेशन दिया वही किताब का नाम भी दे दिया। तो इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो बेसिकली अगर नेचर को ही हम लोग मतलब इतना ज्यादा नजरअंदाज कर देंगे तो प्रॉब्लम तो अराइज होगा। तो कोई बात नहीं सर, प्रॉब्लम तो अराइज होता रहता है, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट सम वेज कि फिर भी कुछ तो ढूंढना पड़ेगा सर। तो उसी ढूंढने में निकले सर हम लोग, ठीक है। तो क्या ढूंढ सकते हैं? The human wants are unlimited and productive resources are scarce. An economy without scarcity, एक ऐसा इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगा जिसमें स्कारसिटी नहीं है, इज नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड, आपको एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हर तरह का वांट्स को सेटिस्फाई करना भी पॉसिबल नहीं है। स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, सो प्रॉब्लम ऑफ यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स अराइज। अब जो भी स्कार्स रिसोर्स है मतलब जो भी कमती मतलब रिसोर्स का अभाव तो है, लेकिन इसी मतलब स्कार्स रिसोर्स में इकोनॉमी को चलाना भी है। दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्स की कमती में आप इकोनॉमी को रन कैसे कराओगे। अब ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चार तरह का सवाल करते हैं आपके सामने। नॉर्मली मैक्सिमम केस में इसको तीन कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, बट कहीं कहीं जगह में चार भी यूज किया गया है। बट अगर आपको बोला जाए कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप तीन जवाब तो बोल सकते हो, बट चार इज ऑल्सो ओके, ठीक है। देर आर मेनली फोर टाइप्स, किसी किसी जगह में आपको थ्री टाइप्स भी दिखेगा। मेनली क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम वो अराइज करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब इकोनॉमी है बट उसमें बनाए तो क्या बनाए। आज मैं इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा करूंगा। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इंसान का जो भी मांग है उसको पूरा करना है। अब क्वेश्चन अराइजेस व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कौन सा गुड्स बनाए। देयर आर बहुत सारा चीज चाहिए होगा, लोगों को खाना है, पीना है, घूमना है, ठीक है, खुश रहना है, एंटरटेनमेंट करना है, क्या चाहिए एंड इन व्हाट क्वांटिटी दिस गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। जैसे घर में, इसको आप अपने माँ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। घर में माँ जिस तरह से घर का ख्याल रखते हैं, जस्ट फील दैट, ऐसे वी ऑल नो पापा इज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन जनरल, ओके। मतलब जिनके फैमिलीज में मतलब माँ भी अर्नर है, तो माँ तो उनके इसमें मैं देखा हूँ कि जिनकी फैमिलीज में जो मॉम होते हैं वो अर्नर भी है और साथ में घर भी चलाते हैं। मतलब दे आर फाइनेंस, दे गेट कॉम्बो, फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल एज होम मिनिस्ट्री। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और पापा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ही, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज टेल मी सर। यस सर। यस। तो बेसिकली कि ये जो मतलब अगर मैं मॉम को थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में सोच लूं कि ठीक है कि मॉम कोई एज सच मतलब वो काम नहीं करते, घर वाला काम करते हैं, मतलब हाउस वाइफ वाला काम करते हैं इन जनरल, ओके। जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में जो दिखता है मैं वही आपको बताना कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं जब भी घर में किसी भी चीज़ का कमती होता है। कभी घर में किसी को महसूस नहीं होने देता कि घर में खाना नहीं है, वो कैसे भी करके आपको खिलाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कैसे कभी कभी होता है कि घर में एज सच कुछ नहीं है, ग्रोसरीज खत्म हो गया, या फिर कुछ कुछ मे बी फॉर सम रीजंस कि वो जुगाड़ नहीं हो पाया या फिर परचेस नहीं किया गया, बट वो कभी महसूस नहीं होने देता। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, वो कैसे भी करके बच्चे को, अपने हस्बैंड्स को खाना खिला के ही रखता है। एम आई राइट? क्या ऐसा सही है? यस सर। अब वही सवाल जब माँ अपने आप को पूछता है कि मुझे आज घर में क्या बनाना है, ठीक है, तो वो अपने आप को पूछता है कि क्या घर में सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो फिर वो अपने मन मर्जी बना सकता है या फिर जो घर में खाने वाले हैं उनके हिसाब से बना सकता है। इन व्हाट क्वांटिटी, बनाए तो कितना बनाए। तो पहला सवाल जैसे माँ घर में पूछते हैं, ऐसे ही कंट्री का जो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, वो लोग सोचते हैं कि कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सेकेंड सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोडक्शन चलेगा उसको सॉल्व, मतलब उसको कैसे बनाना है। मतलब माँ के सवाल मन के सवाल आ सकता है कि घर में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो क्या एलपीजी सिलेंडर यूज करे या फिर लकड़ी का चूल्हा लगा दे। सर आप लोग समझते हो, ये रूरल इकोनॉमी है। लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा इन द सेंस जो ट्रेडिशनल वे में गांव साइड में होता है, लकड़ी से भी हो सकता है, या फिर आप लोग काव मतलब ये क्या बोलते हैं उसको सर, मिट्टी जो, का सर। हाँ बोलो। हाँ, मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसके अंदर गुड़ डाला जाता है, कोयला से भी होता है, या फिर काव काव केक, सॉरी काव केक नहीं, उसको क्या बोलते हैं सर, काव डांग से जो केक बनता है, गोबर।
गोबर, वेरी गुड सर, सूखा हुआ गोबर, ठीक है। सूखा हुआ गोबर जो होता है ना, सो मतलब काउडंग केक, उससे भी बहुत अच्छा मतलब फायर हो सकता है, और उससे भी खाना बनाया जा सकता है। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम लोग ऑप्शन सोच सकते हैं ना, कि ठीक है एलपीजी सिलेंडर नहीं आ सकता घर में, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी किसी भी फैमिलीज के पास आ सकता है। मतलब इसमें फैमिलीज के पास भी आ सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मानो कि मतलब कुछ कुछ फैमिलीज मिलके क्या बनता है, कुछ फैमिलीज मिलके बनता है एक मोहल्ला या फिर एक छोटा सा गांव। ओके, फिर कुछ छोटा छोटा गांव मिलके बनता है एक सब डिविजन या एक डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर कुछ छोटा छोटा एक एक डिस्ट्रिक्ट मिलके बनता है एक स्टेट, और फिर एक स्टेट मिलके बनता है एक कंट्री, एंड बहुत सारा कंट्री मिलके बनता है एक वर्ल्ड। अब ये तो दुनिया का नियम है। तो दैट्स वाई अगर एक फैमिली का क्राइसिस, ऐसा अगर हजारों फैमिलीज का क्राइसिस हो जाए, जैसे जब वॉर सिचुएशंस होते हैं, इवन इस बार भी हुआ सर पैंडेमिक में, नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड भर में देखा गया है कि किस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। आप लोगों ने भी खबर देखा होगा, ठीक है। मतलब शायद सबको ही नहीं, इवन महसूस भी कोई कोई जरूर किए होंगे, ठीक है, मैं भी महसूस किया, ठीक है। अपने अपने लेवल पे सबको ही महसूस किया, अंबानी भी अपने हिसाब से महसूस किया होगा, और जो कुछ और ने भी महसूस किया होगा। तो दैट्स हाउ कि आपके सामने दूसरा सवाल, कि ठीक है प्रोडक्शन तो करना है बट कैसे। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप लेबर कैपिटल इंटेंसिव में जा सकते हो, मतलब मशीन्स पे जा सकते हो। बट अगर पैसा का कमती है तो लेबर इंटेंसिव यूज कर सकते हो। दैट मीन्स कुछ ऐसा कहना है। लास्ट दिन मुझे याद है शाहीन ने बड़ा जवाब अच्छा दिया था कि सर एक मिक्स कर सकते हैं ना, मतलब लेबर और कैपिटल का एक मिक्स्ड अप। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, एंड यहाँ पर हम लोग देखते भी हैं कि लेबर और कैपिटल इंटेंसिव को ना एक मिक्स्ड अप कर देते हैं, मतलब थोड़ा लेबर को भी काम मिल जाए। नहीं तो इंडिया जैसा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। आपको मैं इंडियन इकोनॉमी का अगर ओवरव्यू में दिखाऊं, आप देख सकते हो, दिस इज ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं रखता हूँ जब भी क्लास लेता हूँ। ये देखो सर, इंडिया का जीडीपी तो काफी टॉप में ही है, बट सर पॉपुलेशन इतना हाई है हमारा। ऐसे तो ये जीडीपी रैंक में वर्ल्ड में 6 पोजिशंस पे आते हैं। जीडीपी ग्रोथ भी इसका बहुत खराब नहीं है, ऐसे पैंडेमिक में भी खराब हुआ था, बट फिर से अपने आप को लाया है। लेकिन पार कैपिटा में ये काफी पीछे आता है। वर्ल्ड में पार कैपिटा मतलब पार हेड इनकम पे वर्ल्ड में 142 में आता है, मतलब वेरी, मतलब बहुत ज्यादा पीछे आता है ये। लेकिन अगर आप इसका अनएम्प्लॉयमेंट का भी हालत देखो, कहाँ गया ये देखो, 5.4%, ठीक है, 5.4%, 6.1%, इवन 23.8% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो 15 से लेके 24 ईयर्स ओल्ड के अंदर आता है। दैट मीन्स अगर 100 यूथ है तो उसमें से 24-25 यूथ को तो कोई काम नहीं मिलता टोटली, मतलब आउट ऑफ एनी अर्निंग। आउट ऑफ 100 24 बंदे तो आउट ऑफ अर्निंग रहते ही है। मतलब ये इंडिया का इकोनॉमी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसे इकोनॉमी में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है, वहां पर कौन सा टेक्निक यूज किया जाए प्रोडक्शन लेवल पे, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रहा है राजू, आयन, सबको पूछ रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा है Yes, सर। sir. Yes, sir. तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी इकोनॉमी। एंड थर्ड थिंग, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब जो भी करना है, जैसे माँ के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो ना, जैसे माँ के मैंने बताया वो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करे या फिर जो मतलब देसी चूल्हा है वो यूज करे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जैसे घर में माँ शायद पूछते होंगे कि क्या आज घर में पापा रहेंगे या काम के लिए निकल जाएंगे, तो फिर सिर्फ बच्चा लोग और माँ खाएंगे तो फिर माँ उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर घर में पापा भी रहेंगे या फिर कोई दोस्त लोग भी आएंगे तो फिर उसके हिसाब से करना होगा। सिमिलरली कंट्री को भी सोचना पड़ता है कि सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए कुछ करना है या फिर पूरा होल इकोनॉमी के लिए करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स how the national product, that is national income, is to be distributed among the factor of productions that help to produce. It is rent, wages, मतलब रेंट मतलब सर जिससे लैंड लिया जाएगा उसको रेंट देना पड़ेगा, जिससे लेबर लिया जाएगा उसको वेजेस देना पड़ेगा, जो कैपिटल देगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप देगा उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, which determine the distribution of goods among the various individuals in the society. It have to be decide about the share of different people in the nation, मतलब national goods and service। मतलब पूरा इकोनॉमी में जो भी जीडीपी होगा, जो भी चीज प्रोड्यूस होगा, उसको पूरा का पूरा इकोनॉमी में शेयर करना है आपको, तभी जाके इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगा। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं,
जस्ट लुक दी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 2020 में करीब, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ठीक है। तो 135 से भी ज्यादा 138 करोड़ अप्रॉक्स डेटा जा रहा है। जीडीपी है 2.6 ट्रिलियन, ओके। 2.6 ट्रिलियन का नॉमिनल पे ही बात करते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है उस पर भी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। पीपीपी भी एक है, परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट उसको अभी छोड़ता हूँ। जीडीपी रैंक में 6th में आते हैं। जीडीपी ग्रोथ में भी मैंने आपको बताया। जीडीपी पर कैपिटा, तो व्हाट इज दिस जीडीपी पर कैपिटा? जितना टोटल जीडीपी होता है ना, उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। टोटल जीडीपी को नंबर ऑफ हाउस होल्ड से, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करो, तो आपको पर कैपिटा जीडीपी मिलेगा, जिसमें इंडिया वर्ल्ड में 142nd रैंक में आ रहा है। अब जितना भी कड़वा हो, सच्चाई है। हम लोगों को हर चीज में ना अपना प्रॉब्लम को ना मान लेना चाहिए। जब तक आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको मानोगे नहीं ना, उस पर काम नहीं कर पाओगे। इंसान का एक प्रॉब्लम है, अब इंसान का प्रॉब्लम ही कंट्री का प्रॉब्लम हो जाता है, कि हम लोग ना कभी भी ना अपना जो बुराई है ना वो कभी भी सहन नहीं कर पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज टेल मी सर, थोड़ा कोऑपरेट करना। हम लोगों को अपना बुराई अच्छा यस नहीं, सर। मतलब कोई हमारा बुराई हमारे सामने बोले बार बार तो हमें अच्छा नहीं लगता। सही बोल रहा हूँ ना? स्निग्धा ने सही बोला, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। या फिर बुराई करने से अच्छा लगता है? राजू, बुराई करने से अच्छा लगता है तुम्हारा कोई, मतलब जो तुम्हारा खराब है उसको अगर तुम्हारे सामने कोई बार बार वही चीज को बोले, अच्छा लगता है? আর ভালো তো লাগে না, কিন্তু যেটা সত্যি সেটাই বলবে আবার। जेटा सत्ती सेटाई बोल रहे, वेरी गुड सर। अब वही चीज, मतलब ये कंट्री मत और एक है, मतलब कंट्री का जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसको ना समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा गलत है, मुझे इसको ठीक करना है। अभी ये एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है। बहुत केस में ना मैं देखता हूँ सर ऐसे। हाँ बोलो बोलो। वॉइस बोल कट सही। हो रहा था बीच में। बहुत ज्यादा। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, बीच में हो अच्छा। रहा था। अच्छा, ठीक है। तो फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फिर 3 सवाल यहाँ पर आ गया। फॉर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एट द फोर्थ जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर इकोनॉमी में ग्रोथ लाना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस बिल्डअप करना है। मतलब ऐसा नहीं, वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, सिर्फ आज नहीं खाना है सर। जो खाना खाएंगे उसको कल के लिए भी रखना है। ऐसा तो नहीं ना कि जो मार्केट से लाते हैं उसको आज ही खत्म करो, तो कल के लिए भी कुछ बचाना पड़ता है। जो चावल लाए, गेहूं लाए, वॉट एवर जो भी हम लोग अपने खाने पे यूज करते हैं, कल के लिए भी रखना पड़ता है ना। तो दैट्स वाई व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको फ्यूचर के लिए भी सोचना है। तो इस तरह का 4 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना पड़ता है। अब इसी जवाब को ढूंढते हुए आपके सामने एक वे आउट भी आता है, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब आप प्रोडक्शन तो करोगे, बट क्या प्रोडक्शंस करोगे और उसका क्या पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर कार्व बनता है। इसको ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बी डिफाइंड एज ए कर्व व्हिच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आपके पास रहेगा और एक टेक्नोलॉजी आपको दिया जाएगा कि भैया दिस इज द सर्टेन टेक्नोलॉजी। पीपीसी को हम लोग ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम से जानते हैं सर पीपीसी को, पीपीसी, पीपीएफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब सवाल उठता है सर, क्या है ये पीपीसी? पीपीसी को कैसे समझेंगे? तो किताब में तो है सर, मैं इसको हर बार पढ़ाता हूँ, इस बार भी पढ़ाऊंगा आपको। बट इस बार मैंने ना पीपीसी के लिए थोड़ा सा एक केस स्टडीज बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि पीपीसी में जो केस स्टडीज है यही चीज है, सेम टू सेम। मैं आपको जो केस स्टडीज बनाया, मैं थोड़ा सा आपको ना वो वाला चीज काफी सारा एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको बिल्डअप किया। तो मैंने आपके साथ ना वो शेयर करना चाहता हूँ, और बड़ा लॉजिकल है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो डेफिनेशंस तो जहां भी देखो वही है। तो चलो मैं वो वाला नोट्स आपको अभी थोड़ा सा पढ़ाता हूँ वहां से। तो ये पीपीसी का बना हुआ एक स्पेशल है, तो इसमें मैंने थोड़ा और मतलब एग्जांपल्स वगैरह और थोड़ा सा मैं केस स्टडीज वगैरह इसमें एडिशंस किया। प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो कंट्री टू कंट्री होता है उसके बेसिस में बनाया मैंने। तो देखो सर, इसको पढ़ो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब नॉलेज आ सकता है, आई थिंक सो। तो प्रोडक्शन, उसमें अंदर ग्राफ भी सीखेंगे, डोंट वरी। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या पीपीसी, पीपीएफ जो भी नाम से लो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस का। In business analysis, the production possibility frontier is a curve that illustrates the variations in the amounts that can be produced of two products if both depend upon the
सेम फाइनाइट रिसोर्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर। मतलब वही बात जो स्टार्टिंग में मैंने स्टडी मैट से बोल रहा था कि आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रहेगा और गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा, उसके अंदर आपको कुछ बनाना है। मतलब आप ना अपने मर्जी से जो रिसोर्सेज है उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज एक चीज हम लोग जानते हैं, रिसोर्सेज क्यों चेंज नहीं कर सकते, एजम्पशन ऐसा क्यों लिया जा रहा है, कोई बता सकते हो? कि पीपीसी में रिसोर्सेस एक लिमिटेड है ना, रिसोर्सेस लिमिटेड है। Scarce. स्कार्स है। वेरी गुड सर, थैंक यू। रिसोर्सेस आपके पास जो भी रहेगा ना, आप उसको जरूर अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। जैसे जैसे सपोज मानो कि आप लोगों में से, मैं थोड़ा सा ऐसा मान ले रहा हूँ कि आप लोगों का कोई ऐसा है, सबका इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, कोई रिच फ्रेंड है, ठीक है, जिसके साथ आप लोग कभी भी अगर घूमने निकलते हो, शायद दुर्गा पूजा के टाइम हो या फिर अपने अपने जो भी फेस्टिवल्स है वहां पर जब भी आप निकलते हो, तो जो आपका रिच फ्रेंड है वो ना बात बात में बोलता है भाई आज ना ये खाएंगे भाई कल ना वो खाएंगे। अब कोई कोई फ्रेंड ऐसे होते हैं कि हाँ भाई तू खिलाएगा मैं खाऊंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कोई कोई उसमें ऐसे भी होते हैं, नहीं भी आज तो तू खिला देगा फिर कल मुझे भी खिलाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास उतना नहीं है। ठीक है, तो रीच के लिए बात नहीं है ये बात सर, एक इन जनरल लोगों के लिए है जिनको ना चुभता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड तो नहीं है मेरे पास, तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्स में ही मुझे मैनेज करना है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके फिर दोस्ती भी मेंटेन होता है। आप देखना जैसे आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल्स में देखते हो, तो दोस्त फ्रेंड सर्कल भी बनता है। स्पेशली इन कॉलेज में आके समझ में आता है, स्कूल में ज़्यादा समझ में नहीं आता, बिकॉज स्कूल में नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता इन जनरल। होता है आई नो, बट इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ। बट कॉलेज में आके वो थोड़ा खुला छूट हो जाता है, तब पता चलता है भाई ये इनका थोड़ा रीच ग्रुप है, इस टाइप पे मतलब पैसे से तोला जाता है। दोस्ती तो दिल से होता है, बट पता नहीं सर बहुत कम देखा जाता है ऐसा। तो पॉइंट क्या है, तो इसमें देखो टू टाइप्स ऑफ गुड्स एजम्पशंस पे लिया गया, जैसे यहाँ पर क्लोथ व्हीट लिया गया, मैंने थोड़ा और एग्जांपल्स बनाया। प्रोडक्टिव रिसोर्स जो है ना उसको फिक्स किया जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स माना जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो भी इकोनॉमी में है पूरा का पूरा यूज किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी में जितना रिसोर्सेस है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो या नेचुरल रिसोर्सेस हो, सब कुछ यूज किया जाएगा और टेक्नोलॉजी पे चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे एंड्रॉयड वर्जन चेंज होता है ना, आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वही एजम्पशंस है कि आपके पास हर एक चीज का एक स्कार्सिटी है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लोथ ऑन व्हीट आप बाद में खुद से भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपके लिए जो बनाया उसको मैं आपको बढ़ाता हूँ। PPA also have a crucial role in economics. It can be used to demonstrate the point that any nation's economy, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी reaches its greatest level of efficiency and when it produces only what it is best qualified to produce. मतलब हर एक कंट्री का ना एक अपना अपना ना बेस्ट होता है। कैसे पता चलेगा? जैसे आप लोग को बता सकते हो कि इंडिया और चाइना में एक बिग डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन इंडियन इकोनॉमी एंड चाइनीज इकोनॉमी? कि चाइना के पास ऐसा क्या है जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है? है पर एडवांस है उनके पास। उनके पास एडवांस है, लेकिन उसका बिजनेस को वो मूव ऑन कराते हैं। इसके पीछे मेन लॉजिक क्या है? चलो ये एक पॉइंट है, मैं मानता हूँ साहिल, इट्स ओके कि हाँ चाइना के पास बेटर टेक्नोलॉजी, बट इंडिया भी टेक्नोलॉजी में ना बहुत खराब नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज ना इंडिया भी ना अच्छा है, मतलब उसका प्रोडक्ट Socialist उसका जो भी। economy है हाँ मतलब बोलो बोलो। वो तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है चाइना। हम चाइना लोग का सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाँ इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। बट मैं यहाँ पर एक ऐसा चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जिसको मतलब ऐसा क्या चाइना है, चाइना के पास है जो चाइना को मतलब आगे बढ़ा देता है। मतलब चाइना का इकोनॉमी इंडिया से बेहतर है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड चाइनीज इकोनॉमी में अगर आप देखो तो चाइनीज इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बेहतर है सर, ठीक है। मैं चलो आपको चाइनीज इकोनॉमी भी दिखाता हूँ। चाइनीज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी तो आपने देखा वर्ल्ड में 6 पोजीशंस पे है, चाइनीज इकोनॉमी वर्ल्ड में इसका, ये लोग ना काफी सारा चीज छुपा के रखता है जानते हो ना, बोलने नहीं देता। चाइना का काफी प्रॉब्लम है। इकोनॉमी ऑफ चाइना जीडीपी वाइज अगर आप देखो, हाँ ये सेकंड रैंक में आता है, फर्स्ट में यूएस आता है, ये सेकंड रैंक में आता है। और इसका अगर पर कैपिटा देखो आप, पर कैपिटा रैंकिंग इसका 59th पोजीशंस पे, ये भी बहुत हाईली पॉपुलेटेड है ना सर। इंडिया का एस्टिमेटेड 138 करोड़ से भी था और इसका पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 139 करोड़ का, 140 करोड़ का मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से इसका पॉपुलेशन भी काफी हाई है।
लेकिन सर इसका इकोनॉमी 59th में, जहां हमारा 142 में है। लेकिन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी का कमती है, ये भी मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली है। बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया का टेक्नोलॉजी में इतना खराब नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये ना अपना इकोनॉमी का ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाया। मतलब चाइना ना बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। कुछ भी चाहिए, स्पेशली अगर डिफेंस में देखो, अभी अगर हमको कहीं पर लड़ाई करना है तो हम फ्रांस से कुछ लेते हैं, रशिया से लेते हैं। क्यों इतना ज्यादा? अगर लोगों से लेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा पॉकेट से निकल जाएगा। अगर वही चीज इंडिया में बना पाते हैं ना, तो शायद आज हम भी बहुत अच्छा हो जाते। साइज का कोई इशू नहीं है। मतलब जापान तो बहुत ही छोटा है, मतलब कोई बोलेगा सर चाइना का साइज भी तो देखो। सर जापान इतना छोटा है, इसका इकोनॉमी भी टॉप क्लास इकोनॉमी में आता है। ठीक है, मतलब अगर पर कैपिटा इनकम में देखो तो जापान चाइना को बहुत पहले ही बीट कर देगा। तो पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट है कि चाइना करेंटली, अगर मैं दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज दोनों ही एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। ये ना अपनी इकोनॉमी को ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कर दिया। वो देखा कि उसके पास क्या है, वो कौन सा चीज में बेस्ट है, वो चीज वो बनाता है और वो फॉरेन को सेल करता है। और हम लोग भी देखते हैं इंडिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब देख लो ना, सारा का सारा चाइना प्रोडक्ट मिलता है। इवन कितना सारा मार्केट है इंडिया में जो चाइना मार्केट के नाम से जाना जाता है। सही ना सर? तो तो नॉट ओनली इन इंडिया, और भी कंट्री है जहां पर इसका प्रोडक्ट, अफ्रीका में भी चाइना प्रोडक्ट बहुत सेल होता है। अफ्रीका में भी चाइना प्रोडक्ट बहुत सेल होता है। मैं आपको बहुत सारा कहानी बताऊंगा धीरे धीरे, बट करेंटली फोकस करेंगे पीपीसी पे। तो ये पीपीसी आपको बहुत कुछ बताएगा, देखो। तो इट इज द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी व्हेन इट प्रोड्यूसेस ओनली व्हाट इट बेस्ट क्वालिफाइड टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड्स विद अदर नेशंस फॉर द रेस्ट ऑफ व्हाट इट नीड्स। अब जो भी वो बेस्ट है उसको बनाता है, बाहर वालों को देता है, और बाकी चीज दूसरों से ले लेता है। मतलब वो क्या बोलते हैं ना, चाइना का दिमाग देखो, वो जरूरत पड़ने से ना अपने खेत, मतलब खेती नहीं करेगा, चावल नहीं उगाएगा, वो भी बहुत ज्यादा राइस प्रोडक्ट मतलब कंज्यूम करता है। 10,000 का, 20,000 का फोन बेच देगा। ये रियलमी का फोन है, ये चाइनीज कंपनी है। ऐसे आपके हाथ में भी होगा, देखो सर चाइनीज ही होगा आई थिंक। मतलब अगर 100 में से 90 आदमी के हाथ में सर चाइना का फोन होता है, मेरे हाथ में भी है। तो ये 20,000 का फोन बेच देगा आपको, और बदले में आपसे एक फोन के बदले 20,000 वो ले लिया, और बदले में आपसे 20,000 में कितना चावल आएगा बोलो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जिसमें बेस्ट है उसको बना के लोगों को महंगा चीज बेचेगा और लोगों से सस्ता चीज लेगा। ऐसा दिमाग लगा रहा है चाइना। पीपीसी आपको ना यही सीख देता है, बस सीखना पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा। तो पीपीएफ इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। चलो धीरे धीरे देखते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमी क्यों, मतलब इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेटिव एरिया है वो मैक्रो इकोनॉमी बताते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द पीपीएफ इज द पॉइंट एट विच कंट्रीज इकोनॉमी इज मोस्ट एफिशिएंटली producing its various goods and services and therefore allocating its resource in the best way possible। अपना रिसोर्स को बेस्ट वे में एलोकेट करना है। एलोकेट मतलब सर जुगाड़ करना है, सिंपल है। की टेकअवेज कुछ इन बिजनेस एनालिसिस, production possibility frontier is a curve illustrating the varying amounts of two products that can be produced when both depend on the same finite resources। PPF demonstrate the production of one commodity may increase only if the production of the other commodity decrease। ये गजब चीज है। मतलब अगर मैं एक कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो दूसरा कमोडिटी को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताता हूँ ये कैसे होता है। अगर मैं एक कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि क्योंकि चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहा है, तो ज्यादा मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शायद राइस प्रोडक्शन कम कर रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग मेरा बात? हेलो? Yes, sir. यस सर। पीपीएफ इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। ये गजब का डिसीजन देने के में मतलब इकोनॉमी को हेल्प करता है। फॉर मैनेजर्स डिसाइडिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द कंपनी। मतलब कंपनी के लिए कौन सा मिक्स सबसे बेहतर होगा, कौन सा मिक्स, मिक्स मतलब ये मार्केटिंग का वर्ड है। प्रोडक्ट मिक्स इज अ मार्केटिंग वर्ड। आप लोग अगर बिजनेस स्टडीज पढ़े हो उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है, जो नहीं पढ़े बाद में पढ़ेगा, डोंट वरी। मार्केटिंग में एक वर्ड आता है प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, इस तरह का। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मतलब मैं अपनी इकोनॉमी में कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं और कौन सा प्रोडक्ट मैं बाहर वालों से ले लूं। जैसे कि चाइना जैसे सोच रहा है, रशिया वो भी एक सोच रहा है, यूएस भी, तो सर वो तो कैपिटलिज्म चलाते हैं, उसका भी अपना सोच है। ठीक है, यूके वाले, यूरोपियन नेशंस मैक्सिमम कैपिटलिस्टिक है। ठीक है, और बिग नेशंस में रशिया एंड चाइना आप बोल सकते हो जो सोशलिस्टिक में काफी बड़ा है। लेकिन फिर भी करंट इकोनॉमी वाइज देखा जाए, चाइना को छोड़ के रशिया उतना
करेंटली इफेक्टिव नहीं है, बट एक ज़माने में काफ़ी इफेक्टिव था, आगे हो सकता है आगे भी बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, बट इंडिया भी काफ़ी इफेक्टिव इकोनॉमी बन के उभर रहा है नाउ। दैट इज देयर आर जस्ट इनफ एप्पल ऑर्किड्स, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखो सर, दैट इज देयर इज जस्ट इनफ एप्पल ऑर्किड्स प्रोड्यूसिंग एप्पल्स, जस्ट इनफ कार फैक्ट्रीज मेकिंग कार्स, एंड जस्ट इनफ अकाउंटेंट ऑफरिंग टैक्स सर्विस, मतलब आप लोग जैसे कि अकाउंटेंट बन रहे हो, ऑफरिंग टैक्स सर्विसेज। मतलब अगर आपके पास बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, तब वही वाला सर्विस फॉरेन को बेच के आप अच्छा खासा कमा सकते हो। इफ यू हैव, मतलब जैसे कि आज अगर आप सिंगापुर वगैरह को देखो, क्या है उसके पास, क्या है सिंगापुर के पास, क्या है, कुछ भी नहीं है सर। सिंगापुर के पास नेचुरल लेवल पे कुछ नहीं है, तो फिर भी सिंगापुर का इतना बोलबाला क्यों है? मैं जा रहा हूं सिंगापुर, छोटा सा टीनी सा, ये देखो इतना सा है, वही एक कंट्री भी है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। ये मेनली इसका मेन पूरा का पूरा फोकस ना बिजनेस सर्विस देके है। दुबई भी करेंटली अपने आप को ऐसा ही बना दिया, पहले उसका तेल का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, बट करेंटली उसके पास कोई तेल का पॉइंट ऑफ व्यू अभी है नहीं दुबई के पास। जो पुराना पैसा कमा लिया वो रिजर्व में है, बट करेंटली वो भी सेम टू सेम काम कर रहा है जैसे सिंगापुर तो पहले ही अपने आप को बना दिया। मतलब बेसिकली ये ना बिजनेस कनेक्टिविटी कराते हैं और बिजनेस सर्विसेज देता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और देखो अपने आप को क्या टॉप लेवल ऑफ इकोनॉमी बनाया भाई। अगर मेरे पास इतना है, मैं इतना ही बनाऊं ना, और इंडिया तो इतना बड़ा है, एक एक जगह को अपने अपने स्पेशलाइज्ड बनाने से ही हो जाएगा। सब जगह का अपना अपने स्पेशलिटीज है, उस स्पेशलिटी वाइज भी हम लोग चल सकते हैं। सिंगापुर तो इतना छोटा सा है, सिंगापुर का साइज को लेके मैं क्या बताऊं आपको, इतना छोटा है कि अपना कलकत्ता जैसा एक कंट्री है, आप इतना समझ सकते हो, सिंगापुर का साइज इतना छोटा है, काफी आइलैंड सिटी है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कोलकाता से भी छोटा है इसका साइज, लेकिन इकोनॉमी इसका काफी हाई फाई है, काफी हाई फाई। तो बस इसके पास इतना वही है, तो इसलिए वो बना रहा है अपने आप को। तो जस्ट मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ पीपीसी वाइज, कि अगर आपके पास अकाउंटेंट अच्छा है, अगर आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा है, तब वही करो ना। If the economy is producing more or less of the quantities dedicated to the PPF by the PPF, resources are being managed inefficiently and nation's economic stability will deteriorate. मतलब क्या बोल रहे हैं कि if the economy is producing more or less of the quantities indicated by the PPF, resources are being managed inefficiently. मतलब अगर पीपीएफ वाइज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वही आपको इंडिकेट करता है कि अगर आप इनएफिशिएंटली मैनेज करोगे तो आपका इकोनॉमी डिटोरिएट करेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर आर और शुड बी लिमिट्स ऑन प्रोडक्शन पे लिमिट होना चाहिए। एन इकोनॉमी टू अचीव एफिशिएंसी मस्ट डिसाइड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन शुड बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कौन सा गुड्स कितना और कितना सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए। अब चलो हम लोग बिजनेस व्यू में जाएंगे। ओके, बिजनेस व्यू एक एक करके व्यू में आएंगे। इन बिजनेस एनालिसिस द पीपीएफ ऑपरेट्स अंडर द assumption that the productions of one commodity can only increase if the production of other commodity decrease। मतलब अगर हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है तो एक को बढ़ा सकते हैं, दूसरे को घटा सकते हैं। जैसे किताब में एग्जाम्पल्स है, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। जो हमारा जो मैट है उसमें क्या दिया हुआ है सर, क्लोथ एंड वेट। अगर आप ये टेबल भी देखो तो आपको यहाँ पर दिख सकता है कि जैसे जैसे क्लोथ का यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन में क्लोथ मेरा कुछ नहीं था, वेट मेरा कितना है 15। देख पा रहे हो सर, ये किताब में ही है, मतलब जो मटेरियल है उसमें ही दिया हुआ है। क्लोथ जब मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ इकोनॉमी में, तब मैं वेट प्रोडक्शन कर रहा हूँ 15 केजीज का, ऐसे मान के चल रहा हूँ। जब मैंने क्लोथ को बढ़ाया तब मैंने वेट को थोड़ा सा कम किया, क्योंकि अगर मेरे पास रिसोर्सेज कमती है तो अगर मैं जब मैं 15 केजी, या तो मैं 15 केजी गेहूं मतलब वेट प्रोडक्शन कर लूँ, या फिर उसके बदले मुझे कोई कपड़ा नहीं मिलेगा। बट जब मैं एक कपड़ा मतलब मार्केट से प्रोडक्शन करूँ तो मुझे 14 वेट केजी करना पड़ेगा, बिकॉज 1 केजी के बदले मुझे एक कपड़ा इधर मिला। एक एजम्पशंस है। फिर जैसे मैं थोड़ा सा व्हीट में और सेक्रीफाइस करा 2 यूनिट का, तो मुझे यहाँ पर 2 क्लॉथ्स। फिर जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब 9 केजी का वेट बनाया तो मुझे सेक्रीफाइस 3 का हुआ ना। ये देखो ना, हर बार में यह 3 का सेक्रीफाइस, तो यहाँ पर आपने 3 क्लॉथ ले लिया। फिर आपने यहाँ पर 4 का सेक्रीफाइस किया तो फिर आपने यहाँ पर 4 के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिला तो यहाँ पर 4 क्लॉथ ले लिया। और फिर जब आपने सारा का सारा कपड़ा ही ले लिया तो आपको कोई भी वीट नहीं मिला। अगर आप 5 कपड़ा ले लोगे, प्रोडक्शन कर लोगे, तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई यू डोंट गेट अ वीट, एंड आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 5 है।
तो आपको एक ना एक मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा कर लो, एक कॉम्बो बनाना पड़ेगा। तो ये तो किताब में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे मैं इसको बाद में फिर से चर्चा कर सकता हूँ। अच्छा सर प्लीज, मैं थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? जाऊं ना सर डिटेल्स में? यस सर। सबको ये पीपीसी का स्टोरी कनेक्ट कर रहा है? সমন্বিতা বুঝতে পারছিস? यस सर। Okay. Thus, PPF measures the inefficiency with which two commodities can produce simultaneously. This data is of importance to managers. ये डेटा ना मैनेजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस कैसा मैनेजर? कंपनी का मैनेजर्स या फिर जो कंट्री को चलाते हैं वो मैनेजर्स। सीकिंग टू डिटरमाइन द प्रिसाइज मिक्स ऑफ गुड्स दैट मोस्ट बेनिफिट्स अ कंपनीज बॉटम लाइन। मतलब वो कंपनी के हिसाब से देखो तो कंपनी का, कंट्री वाइज देखो तो कंट्री का। पीपीएफ एज्यूम्स दैट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कांस्टेंट। ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। एंड अंडरलाइंस द नोशंस, मतलब एक ऐसा नोशंस का मतलब होता है सोच, कि ऐसा एक नोशंस में चल रहा है दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टिपिकली अराइज व्हेन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस विद लिमिटेड रिसोर्स मस्ट डिसाइड बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। उसको दोनों प्रोडक्ट में से ही चूज करना है, कभी एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना है, जैसे आपको मैंने अभी किताब वाला एग्जांपल दिया। However, the PPF curve does not apply टू कमोडिटीज दैट प्रोड्यूस 3 और मोर प्रोडक्ट्स। हाँ मतलब वैसा कंपनीज में ये पॉसिबल नहीं होगा जहां जहां 3-4 प्रोडक्ट या कमोडिटी बनेगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दो कमोडिटीज के बीच में पीपीएफ चलता है, ये इसका एक लिमिटेशंस भी है। दिस इज अ टूल्स, बट ये दो प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है। जहां पर 3-4 प्रोडक्ट हो जाएगा ना, उसमें ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स, लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ओके, उसमें बाद में फिर से आ जाएंगे। अब इंटरप्रेटिंग दी पीपीएफ, पीपीएफ को इंटरप्रेट करना है। पीपीएफ इज ग्राफिकली डिपिक्टेड एज एन आर्क। ये एक आर्क की तरह दिखने में होता है, विथ वन कमोडिटी रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस and other represented on the y-axis. Each point on the arc shows the most efficient number of the two commodities that can be produced with available resources. Economists use PPF to demonstrate that efficient nations produced what is most capable of producing. मतलब एक country जिस चीज में सबसे ज्यादा capable है and trades with other nations for the rest. मतलब बाकी चीजों के साथ वो ट्रेड करता है, मतलब वो जिसमें बेस्ट है वो चीज बना के बाकी दूसरे कंट्रीज को बेचेगा, और दूसरे कंट्रीज से जो उस वो जिसमें बेस्ट नहीं है वो चीज दूसरे कंट्री से लेगा। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट हूं तो मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करूंगा, जैसे चाइना जैसा कर रहा है। वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे बना रहा है, बाकी कंट्रीज को बेच रहा है, और जो वो नहीं बना रहा है वो बाकी कंट्रीज से सस्ते दाम पे ले रहा है। यही उसका कोशिश है, तभी वो इकोनॉमी में सेकंड लेवल में आया है। और तभी आज वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी अपने इकोनॉमी को टॉप क्लास लेके गया है। और इंडिया जैसे कंट्री के पीछे ही पड़ा है, लद्दाख में प्रॉब्लम कर रहा है, अरुणाचल में प्रॉब्लम कर रहा है। सर आप लोग, हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे ना, तो कोई एनिमी भी ना हमारे नाक के नीचे दम नहीं कर सकता। तो इसलिए फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे स्ट्रांग होना ना सबसे फर्स्ट काम है। ये जो करंट इंडियन कल्चर बन गया ना सर, कि कुछ नहीं तो भाई एक नौकरी दे दें। अब ये नौकरी, अब 2 दिन बाद हम लोग अगर चाइना भी आके बोलेगा ना हाँ हाँ हम नौकरी दे देंगे, मुझे इंडिया दे दो, अब इंडियंस चाइना को ही वोट दे देगा। मतलब इंडिया का ऐसा एक मतलब साइकोलॉजी आ चुका है, मतलब सुनने में खराब लग रहा है, बट इनको इंडिया में लोगों के अंदर ये साइकोलॉजी क्रिएट ही नहीं होता कि नहीं हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ करना होगा। मतलब यहाँ पर चाइना आके देगा, मतलब मैं बोलने का यही कोशिश कर रहा हूँ। सर आप कैसा बात कर रहे हो, तो देशद्रोही वाला बात हो जाएगा। नहीं सर, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ठीक है जॉब इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि जॉब नहीं मिला तो जिंदगी बेकार है। जो करंट साइकोलॉजी बन गया है कि नौकरी नहीं है वोट किसको देंगे। अरे भाई नौकरी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी तो दिख रहा है इतना सारा, नॉलेज तो कितना सारा मिल रहा है आजकल, तो पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है, जहां से मिले लपेटो ना। नहीं लपेटना है, तुम क्या कर लोगे भाई, मुझे ऐसे ही रहना है, अब क्या करेगा। अब उधर चाइना दम करेगा नाक के नीचे, और फिर हम लोग बोलेंगे ये चाइनीज, और गाली देंगे। सिर्फ हमारा सर लड़ाई ना सिर्फ फेसबुक में और व्हाट्सएप में, और जोर से जोर पबजी खेलते हुए इससे ज्यादा वो भी वो बनाता है, और उसको भी बैन करते हैं तो भी इंडियन यूथ गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या कर दिया। मतलब हम लोगों को प्रैक्टिकल सेंस ही नहीं है कि अगर हम लोग पबजी खेल के जिंदगी बिता देंगे तो फिर आगे क्या होगा इकोनॉमी का। आई डोंट नो, बट दैट्स अ ट्रूथ, हार्डकोर ट्रूथ सर। शायद आप लोगों में से भी किसी को बहुत बुरा लग रहा होगा किसी को ऐसा लग रहा है क्या मैं पबजी को लेके ऐसा बोला तो? अगर लगा भी तो लगाने दो सर।
तो फॉर एग्जाम्पल, इफ ए नॉन प्रॉफिट एजेंसी provides a mix of textbook and computers, the PPF may show that it can produce either 40 textbook and 7 computers. या तो वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 40 टेक्स्ट बुक बनाएगा एंड 7 कंप्यूटर बनाएगा, और 70 टेक्स्ट बुक बनाएगा एंड 3 कंप्यूटर बनाएगा. मतलब रिसोर्स को वैसे ही यूज करना होता है. अब एजेंसीज लीडरशिप मस्ट डिटरमाइन व्हिच आइटम इज मोर अर्जेंटली नीडेड. उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. इन दिस एग्जांपल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल 30 टेक्स्ट बुक, मतलब यहाँ पर 40 टेक्स्ट बुक की जगह 70 टेक्स्ट बुक के बारे में बोला गया है. एडिशनल 30 टेक्स्ट बुक इक्वल्स 4 कंप्यूटर्स. बिकॉज पहले आप कितना करते थे, 7 कंप्यूटर्स करते थे, अब 3 कर रहे हैं. इसका मतलब 30 टेक्स्ट बुक के बदले आप 4 कंप्यूटर बना सकते हो. अब आप देख लो कि भाई आप 30 टेक्स्ट बुक बनाओगे या 4 कंप्यूटर बनाओगे. जो जरूरी है वो पहले जरूरी है. सर ये पॉइंट समझ में आया? प्लीज टेल मी. ये जो अलग अलग एग्जांपल्स जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये टेक्स्ट बुक और कंप्यूटर वाला केस क्लियर है? प्लीज बताना सर. यस सर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हमारे पास नेक्स्ट बेस्ड ऑल्टरनेटिव क्या है. अब नेक्स्ट बेस्ड ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, कि अगर मैं सपोज आई एम ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, मेरे को किसी ने ऑर्डर दिया कि भाई आप मुझे ना 7 कंप्यूटर एंड 40 टेक्स्ट बुक बना के दो. मैं बोला कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है उसमें या तो मैं 40 टेक्स्ट बुक बनाऊं और 7 कंप्यूटर बनाऊं, या फिर मैं 70 टेक्स्ट बुक बनाऊं या 3 कंप्यूटर बनाऊं. अब जो मुझे ऑर्डर देने आया, अब उसका नीड क्या है वो मुझे देखना है. अगर मैं 70 टेक्स्ट बुक बनाऊं और उसके बदले 3 कंप्यूटर बना के दूं, अगर उसी का नीड उसी में फुलफिल हो जाता है, तो आई शुड मतलब मुझे अपने आप को एग्जिस्ट रखना होगा 70 टेक्स्ट बुक और 3 कंप्यूटर में. अब देखना होगा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है. अगर ज्यादा नीड कंप्यूटर का है, अगर मैं 3 की जगह 7 कंप्यूटर दूं और वो 7 कंप्यूटर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा नेसेसरीज है, तो फिर मुझे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, और मुझे 70 टेक्स्ट बुक के बदले 40 टेक्स्ट बुक में शिफ्ट होना है, और बाकी 3 कंप्यूटर की जगह 7 कंप्यूटर में शिफ्ट होना है. तो ये जो एक्स्ट्रा 4 कंप्यूटर्स आपको मिल रहा है ना 30 टेक्स्ट बुक के बदले, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्लियर है सर? काफी इंपॉर्टेंट एरिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट्स व्हाई. सबको क्लियर है? विश्वजीत, स्निग्धा, प्लीज बताओ मुझे क्लियर है कि नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूँ सर Yes, जितना sir. हो सके प्रैक्टिकल लेवल पे बताने का. ठीक है, किताबी बात ही है, बट जितना प्रैक्टिकली समझोगे उतना लाइफ में यूज कर पाओगे. तो अगर पढ़ के सिर्फ एग्जाम पास करोगे तो वही होगा, बस चाइना आके ढड्डर ढड्डर करेगा और हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप में चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है. थोड़ा सोचा करो और कुछ नहीं. सोचोगे तो कभी ना कभी कुछ कर ही लोगे, जानते हो ना. ये सोच ऐसा ही चीज होता है. पीपीएफ ऑन ए नेशनल स्केल. अब थोड़ा सा ना नेशनल लेवल पे सोचना है. मतलब अभी इतना देर से हम लोग कंपनी वाइज सोच रहे थे, अब थोड़ा कंट्री वाइज सोचेंगे और उसमें थोड़ा ग्राफ भी देखेंगे. फॉर अनदर एग्जांपल, कंसिडर दैट अ चार्ट बिलो. इमेजिन अ नेशनल इकोनॉमी दैट कैन प्रोड्यूस ओनली 2 थिंग्स. एक नेशनल इकोनॉमी है जो 2 ही चीज बना सकते हैं. हमारे एग्जांपल्स पे एक वाइन है एंड दूसरा कॉटन है. क्या है सर? एक वाइन एंड दूसरा कॉटन. तो ऐसा एक मान के चल रहा हूँ. अब आप राइस एंड व्हीट भी मान सकता हूँ, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप मान सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर एक वाइन लिए एक कॉटन लिए. अकॉर्डिंग टू द पीपीए पॉइंट्स ए बी एंड सी, दिस इज पॉइंट ए बी सी. ये पीपीसी कप देखने में ऐसा ही होता है सर. ठीक है, पीपीसी कप देखने में ऐसा ही होता है. इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं बाउड आउट शेप. बाउड आउट मतलब बॉल होता है ना सर, जो जिसको हम लोग कटोरा बोलते हैं. ठीक है, तो बॉल जो होता है ना, जो बॉल का जो साइड वाला ऐसा एरिया होता है ना, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको जैसे देखने में होता है, पीपीसी देखने में कुछ वैसा होता है. इट्स अ कॉनकेव टू द ओरिजिन. ठीक है, इट्स अ कॉनकेव टू द ओरिजिन. ये जो इसका जो रूप है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है. ओके, तो ठीक है, वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ. लेकिन करेंटली पॉइंट यही है कि पीपीसी बॉर्ड आउट शेप भी होते हैं, कॉन्केव टू द ओरिजिन भी होते हैं. बट पॉइंट क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इकोनॉमी में वाइन एंड कॉटन बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू द पीपीएफ, पॉइंट्स ए बी सी ऑन द पीपीएफ कर्व रिप्रेजेंट द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब ये ए बी सी जो लाइन बना है, इसमें जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर लेवल पे यूज किया गया. अगर मेरा ग्राफ इसके नीचे बनता, इसका मतलब ये होता, मतलब नीचे मतलब, एक सेकंड में एक पेन ले लूं थोड़ा सा.
अगर मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर मेरा जो ग्राफ है, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरफ मैं प्रोडक्ट बी को दिया, दैट इज कॉटन को दिया, और इस तरफ मैंने वाइन को दिया, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट से फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरा पीपीसी बना है, जस्ट मतलब पीपीसी मतलब सर ये हुआ यहाँ पर कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जितना सारा मुझे चाहिए, मुझे मेरा जो भी रिसोर्सेस है वो एकदम प्रॉपर लेवल पे मैंने यूटिलाइज किया, और तभी जाके मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का बना है, ठीक है। अब जैसे मेरा ये ग्राफ ए बी सी प्रॉपर लाइन पे बना, तो ये मेरा पीपीसी है। अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता मेरा पीपीसी का वैसे हो जाता, मतलब प्रॉपरली ये जो लाइन था इससे काफी नीचे होता, इसका मतलब ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। मतलब मेरे पास जो रिसोर्स है उसको मैं प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाया। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो रिसोर्स है उसको मैं यूज ही नहीं कर पाया, तब मेरा पीपीसी ग्राफ नीचे से जाता। और अगर मेरा पीपीसी ग्राफ ये लाइन से ऊपर से जाता ना, इसका मतलब ऊपर से जाने का मतलब ये होता है कि मेरे पास वो रिसोर्स ही नहीं है कि जो मैं हायर अचीव करने का कोशिश कर रहा हूँ। जितना है आपको उसी से चलाना पड़ेगा। आप हायर अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रिसोर्स भी उतना चाहिए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बात मेरा समझ में आया कि आपका पीपीसी ग्राफ ऊपर से भी जा सकते हैं, आपका पीपीसी ग्राफ नीचे से भी आ सकता है। मतलब ये जो आपका लाइन बना है, जस्ट लुक, एक मिनट, मैं आपको और बेहतर वैसे समझा सकता हूँ डेटा यूज करके। सर ये व्हीट और क्लोथ का डेटा आपने देखा था ना, ये जो व्हीट और क्लोथ जो मैट में दिया हुआ है, ये डेटा को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। जस्ट लुक हियर, सेम डेटा है कि आपके पास क्या बन रहा है। सब कोई देख रहे हो ना? प्लीज देखो, से ध्यान से देखो। ये जो आपके पास, इस तरफ आप व्हीट दो, इस तरफ आप क्लोथ दो, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। 15 kg of weight, 14 kg of weight, 12 kg, 9, इस तरह से, दिस इज 0, ओके। एंड इधर आप क्या दोगे? क्लोथ 0, 2, 3, 4 एंड दिस इज योर 5, ओके। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं बस आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जब आप 15 kg वेट ले रहे हो, तब आपके पास क्लोथ लेने का रिसोर्सेस नहीं है। स्निग्धा पॉइंट समझ में आ रहा है? when you want to purchase 15 kg weight, then you don't have a resource or you don't have a money to produce one cloth. বুঝা যাচ্ছে কথাটা? Yes, sir. রাজু, ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল কি 15 কেজি গম নিলে আমি জামা নিতে পারবো না। यस सर। बट अगर मुझे क्लोथ भी तो चाहिए ना सर, क्लोथ भी तो चाहिए। तो अगर क्लोथ चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड सैक्रिफाइस मीन्स आपको एक सैक्रिफाइस करना है तो बदले में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगा। तो when you sacrifice weight 1 kg, then you will get a one cloth. And similar thing you just need to put here, जो आपने यहाँ पर पुट कर भी रहे थे। एक्चुअली मेरे यहाँ पर ना ये पीडीएफ के अंदर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ना थोड़ा प्रेजेंटेशन सही नहीं बनता। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वो बोर्ड पे करता तो सही होता। तो इसमें आपका ग्राफ ऐसे हो रहा है, 15 की जगह 0। जब आप 14 कर रहे हो तो आपको मिल रहा है ना, 2 क्लोथ मिल रहा है, 2 या 1 क्लोथ मिल रहा है, ठीक है। जब आप 12 कर रहे हो तो आपको 3 क्लोथ मिल रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बना ना हियर, जैसे आपने 15 से 14 किया तो आपको 1 क्लोथ मिला, 14 से 12 किया, 12 मतलब आपको 2 क्लोथ मिला। तो दैट्स वाई 12 में 2। इस तरह से जब आपने 9 लिया, 9 मतलब जब आपने 9 kg वेट लिया, तब बदले में आपको यहाँ पर 4। और जब आपने कोई भी क्लोथ नहीं लिया तो आपको बदले में क्या मिला सर? मतलब 5। जब आपने 5 kg का, क्या बोलते हैं उसको, 5 kg 5 क्लोथ लिया आपने, सॉरी 5 क्लोथ लिया, हाँ क्लोथ आपने 5 लिया, वेट आपने कुछ नहीं लिया, ठीक है। क्लोथ आपने 5 लिया, वेट आपने कुछ नहीं लिया, तो आपका ग्राफ देखने में कुछ ऐसा हुआ अल्टीमेटली। जब आप इस पूरा का पूरा चीज को ऐसे करके कनेक्ट करोगे ना, ये देखने में ऐसा बनता है। और एग्जैक्टली वही बना है यहाँ पर, एग्जैक्टली वही बना है। जस्ट देखो,
मैंने बस कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाया कि कैसे पुट हुआ। समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन प्लीज टेल मी कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 के बदले 0, ओके, 14 के बदले 1, दिस इज 1, ओके, दिस इज नॉट 0, दिस शुड बी 1। 12 के बदले 2, 9 के बदले 3 एंड 5 के बदले 4। एंड जब 0 आप क्लोज ले लो तो 5 आपका क्या बन रहा है सर? 5 आपका क्लोज बन रहा है, तो 0 आपका वीट बन रहा है। और जब हर एक पॉइंट को आप कनेक्ट करते हो तो आपका पॉइंट देखने में ऐसा होता है। एंड दिस शुड बी योर पीपीसी कर्व। आयन समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताना प्लीज एक बार। Yes, sir. सबको क्लियर है ना? साहिल, विश्वजीत, सबको पूछ रहा हूँ कि पीपीसी कर्व Yes, कैसे yes. बन रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. विथ Yes, डेटा, sir. ओके। डेटा भी कैसे पुट हुआ वो भी आप लोगों ने देखा, तो प्लीज एक बार खुद से भी ट्राई करना कि कैसे कैसे बना इसको, ओके। एंड नाउ मैं अब फिर से जा रहा हूँ इसमें, तो एक एग्जैक्टली जो मैंने वहां बता रहा था वही वाला चीज यहाँ पर भी बना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही पॉइंट दिया हुआ है सर, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, और ये जो भी ए बी सी डी ई एफ में जो भी बना है ये आपका पक्का पक्का पीपीसी बना है। अगर मेरा ग्राफ ऐसे बनता तो ये मेरा अंडर यूटिलाइजेशन होता, अगर मेरा ग्राफ ऐसे जाता तो इसका मतलब ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता। ठीक है, जस्ट वही मैं कोशिश कर रहा था समझाने का। नाउ सर देखो आगे, as we can see, in order for this economy to produce more wine, ठीक है, it must give up some the resources it is currently using to produce cotton. If the economy starts producing more cotton represented by points B and C, it would need to divert resources from making wine, and consequently it will produce less wine than it is producing at point A. मतलब exactly जो मैं वहां पर cotton and wheat में बोला, exactly similar point यहाँ पर आपको wine और cotton में बोल रहा है कि अगर आपको ज्यादा cotton चाहिए तो आपको वाइन को सैक्रिफाइस करना है, और ज्यादा वाइन चाहिए तो आपको कॉटन को सैक्रिफाइस करना है। तो ये दोनों का सैक्रिफाइस सिस्टम तो चलता जाएगा, एंड बाद में ये एक शिफ्टिंग होता है। मैं आपको इसमें बाद में आ रहा हूं कि ये शिफ्टिंग कैसे बनता है, कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कैसे करेगा, इसमें मैं आपको बात करता हूं। तो उसके बाद मैं आपको पीपीएफ एंड पैरेटो एफिशिएंसी पे भी लेके जाऊंगा, पर चलो उससे पहले मैं आपको यही वाला चीज को मैं थोड़ा सा और गहराई से समझा देता हूं। तो फ्रॉम दी अबव टेबल एंड फिगर, मतलब ये टेबल एंड फिगर तो आपको क्लियर है ना सर? ये टेबल एंड फिगर, दिस टेबल इज क्लियर एंड दिस फिगर इज आल्सो क्लियर। एंड नाउ प्लीज ध्यान से देखना फ्रॉम दी, ये मैं फिर से मैट में बता रहा हूं। इट इज क्लियर दैट व्हेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इंक्रीजेस देन प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस। जब कपड़ा को बढ़ा रहे हैं तब फूड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एंड इट विल गिव कॉन्केव शेप ऑफ पीपीसी। अब एक सवाल आता है सर, एक सवाल करते हैं कि वाई पीपीसी कॉन्केव, वाई पीपीसी कॉन्केव, समझ में आ रहा है? ये कॉन्केव इसलिए होते हैं कि जब एक को बढ़ाते हैं दूसरे को कम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसा शेप लेगा। अगर दोनों बढ़ेगा ना, कभी ऐसा शेप नहीं बनेगा। आप करके देखना कि आप क्लोथ को बढ़ाना, वेट को भी बढ़ाना, तो कोई शेप में ही नहीं आओगे आप। अगर आपको शेप लाना है तो फिर ये जो इसका जो शेप बना है ना, ये शेप में अगर लाना है तो आइदर आपको एक को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि क्लोथ इंक्रीजेस देन प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस, एंड इट विल गिव कॉन्केव शेप ऑफ द पीपीसी बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। इसका मेन रीजन क्या है सर? ये जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 इंक्रीज कर रहा था ना, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ रहा है ना? ओके, अब देखो पीपीसी एंड प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी कर्व लाइक ए बी सी डी ई एफ शो दैट गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्स इज वेस्टेड इन द इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। मतलब ए बी सी डी ई एफ का मतलब क्या बता रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज था उसको मैंने एफिशिएंटली यूज किया, तभी मैं पीपीसी में रहा, एक भी चीज मेरा वेस्टेज में नहीं गया, एंड दैट मीन्स यू आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। इसका मतलब यही होता है कि आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी, ये मैं आपको पहले भी बताया फिर भी यहाँ पर किताब से एक बार बता दे रहा हूँ, मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरगोन कॉस्ट एंड ट्रेड ऑफ।
In this context, PPC, since there are only two goods, therefore opportunity cost of producing one good is in terms of sacrifice made of the other good. एक goods को छोड़ोगे तो दूसरा goods आपको मिलेगा. PPC is downward sloping because more production of one good is associated with the less of the other good. PPC downward क्यों होते हैं? PPC का ना और एक कैरेक्टर होता है कि ये डाउनवर्ड होते हैं. इसका ये जवाब भी क्वेश्चंस भी पूछता है कि व्हाई PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग. बिकॉज जब आप एक को कम करते हो दूसरे को बढ़ाते हो, एंड दैट इज द अनदर रीजन कि एक को कम करोगे दूसरे को बढ़ाओगे तो ये भी आपको डाउनवर्ड में लेके आएगा. समझ में आ रहा है ना सर? अब सर एक पॉइंट पे मैं आपको बात करूंगा कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये भी सवाल पूछते हैं. मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन इसलिए होता है कि ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. PPC looks concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost. This increasing marginal opportunity cost means that for additional unit of a good, the sacrifice unit of other good goes on increasing. Principle of increasing opportunity cost that makes the PPC concave to the origin makes a bowed out shape. PPC may be straight line if opportunity cost is constant. PPC is negative slope not due to increasing opportunity cost but due to scarcity because at any point of time we have limited resource. किसी भी टाइम पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हो सकते हैं. पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होता. सर कैसे समझाओगे इसको? सर देखो यहां पर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे छलान मारा. देखो 1 से 2, 2 से 3 जा रहा है ना सर. 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है? प्लीज बताना सर. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका स्टेप जंप कर रहा है ना. अगर मानो कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 1 करके ही होता, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 1 करके होता तो फिर आपका पीपीसी का अपना स्ट्रेट लाइन हो जाता. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई सवाल हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो. खामोश मत रहना. किसी के मन में कोई सवाल चल रहा है क्या कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ट्रिकी है पीपीसी. बताना सर क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है? बोलो या फिर क्लियर है? क्लियर है सर. क्लियर है. राजू बुझते पाচ্ছিস? यस सर. ओके सर. चलो सबको इतना समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छा बात है. एंड नाउ पॉइंट इज सर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी. जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट. स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी दे रहा था आपको कि पीपीसी के स्टार्टिंग में आपने एक एजम्पशंस लिया था. अगर आपको याद होगा, एजम्पशंस ये था कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा और इकोनॉमी में ऐसा कोई भी रिसोर्सेस नहीं होगा, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस हो. नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, सारा का सारा यूज किया जाएगा. ये एजम्पशन था. ये जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत मुश्किल है. सर ये पॉसिबल है कि रियल में इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा? ऐसा रियली पॉसिबल है? इंडिया जैसे इकोनॉमी में एकदम नहीं है. यूएस में हो सकता है, स्विट्जरलैंड में मे भी हो सकता है, डेनमार्क जैसे कंट्रीज में मे भी हो सकता है. जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है वहां हो सकता है. ऐसा कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां पॉपुलेशन ग्रोथ ना जीरो भी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला कंट्री भी है. पता है आपको? मतलब जहां पॉपुलेशन ग्रोथ ही नहीं करता. किसी को पता है ऐसा कंट्री? ये सर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में ऐसा बहुत सारा नेशंस दिखेगा आपको. ये सब एरिया में ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा. देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, मैक्सिमम ये सब एरिया में ना आपको नेगेटिव पॉपुलेशन दिखेगा. मतलब नॉर्मली इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम है और ये सब कंट्रीज में पॉपुलेशन नहीं है, इसको लेके प्रॉब्लम है. पता था सर आप लोगों को ये चीज? मतलब हम लोग पॉपुलेशन से परेशान इनको पॉपुलेशन ना होना प्रॉब्लम है. ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होता है और इसके कारण यहाँ पर ना वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जा रहा है. समझ में आ रहा है सर? ओके. तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी का केस कुछ ऐसा है कि आपके पास जो भी रिसोर्स है अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो आप पीपीसी में रहते हो. जैसे यहाँ पर ए और बी जो लाइन आप दिख रहे हो ना पीपीसी ग्राफ का, जस्ट दिस, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये ए एंड बी जो लाइन है
ये ए एंड बी आपको यही सिखा रहा है कि आप प्रॉपरली पीपीसी में हो, यू आर इन द प्रॉपर पीपीसी एंड आप फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, मतलब इकोनॉमी में कोई भी चीज अनएम्प्लॉयड नहीं है। सर एक सेकेंड वेट करना थोड़ा सा, जस्ट सेकेंड। यस सर। तो देखो जो मैं बोल रहा था, लेकिन अगर आप प्रॉपर पीपीसी को यूज नहीं कर पाते हो तो आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हो जाओगे। तो इन दैट केस अगर खुदा ना खास्ता आपका पीपीसी यहाँ से निकले, इसका मतलब आपके पास रिसोर्स तो है। जैसे ये आप बोल सकते हो इंडिया का हालत कुछ ऐसा है, इसके पास रिसोर्स भर भर के है, इसके पास ह्यूमन रिसोर्स तो इतना ज्यादा है कि इसका पास यूज नहीं है। मतलब इंडिया तो आप बोल सकते हो, मैं तो पूरा मानता हूँ कि इंडिया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, और इसे मेरा मानना नहीं है, पूरा दुनिया का मानना है कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा है जो किसी के पास नहीं है करेंटली वर्ल्ड में। और दैट्स वाई काफी सारा वर्ल्ड का थीसिस भी कहता है कि 2050 में इंडिया वर्ल्ड में इकोनॉमिकल पावर बन के आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये मेरा डेटा नहीं है, ऐसा वर्ल्ड में काफी बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी बता रहे हैं कि हाँ सर ये ऐसा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी समझ में आ रहा है सर? अच्छा, ये जो ग्राफ है सर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ये शिफ्ट ऑफ पीपीसी कब होता है? जब इकोनॉमी काफी अच्छा जा रहा है, मतलब आपका पीपीसी पहले पीपीपी पे था, ये लाइन आपका पहले का पीपीसी था। जब आपका पी से पी वन में शिफ्ट हो रहा है, दैट शोड द इकोनॉमिक ग्रोथ। When economy produced at PPC curve, it is productively efficient, but there is also scope of progress, and one PPC can shift to another PPC on the right. अगर एक पीपीसी दूसरा पीपीसी को राइट साइड में शिफ्ट करता है, इसका मतलब है कि ग्रोथ है। अगर उल्टा करता है, मतलब उल्टा मतलब पहले P1 में था, अभी पीपी पे आ रहा है, इसका मतलब इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक स्लॉथनेस। ठीक है? and shift the right or economic growth are possible in the following circumstances. ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंडिया के पास भी एंड्रॉयड जैसा कोई सॉफ्टवेयर आ गया है, इंडिया के पास भी चाइना जैसा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है? ग्रेटर कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी बढ़ गया है सर इंडिया का, पब्लिक टैक्स प्रॉपर टाइम पे कर रहा है, लोग बिजनेस कर रहा है, लोग बिजनेस करके सरकार का जीएसटी भर रहा है, सरकार भी उसको यूज कर रहा है, प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रेटर कैपिटल बन रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट गुड फॉर इंडिया, बट लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़े तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छा इंप्रूवमेंट का दिशा दिखाते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। और ठीक ये मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जिस कारण से होता है, ठीक इसका ऑपोजिट कारण होने से ही इकोनॉमिक स्लॉथ आता है, और जो स्लॉथनेस पीपीसी को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इन द फिगर पीपीसी का शिफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1 रेटिंग इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। समटाइम्स पीपीसी में शिफ्ट इनवर्ड व्हेन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय रिसोर्स ऑफ द कंट्री। नॉट ओनली अर्थक्वेक, मैं आपको ये भी बता दूं, पैंडेमिक भी इज देयर। पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी कैसे स्लॉथ हुआ है, इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऐसे आप लोगों को पता भी होगा, जैसे सर इंडियन इकोनॉमी का हिसाब क्या आया था, कितना नेगेटिव में जा रहा था जीडीपी, किसी को पता है? 22.9%, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। कितना है सर, कोई बताए? -23%। वेरी गुड, आई थिंक राजू का आवाज था ये। और देखो सर, ये थोड़ा कम हुआ है, फिर से 9.6 नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है? 9.6 नेगेटिव में, उसके मतलब फिर से अभी थोड़ा और कम हुआ है, अभी डेटा नहीं आया। मतलब ये पैंडेमिक के कारण हुआ है। दिस इज द इकोनॉमिक स्लॉथनेस। मैं हर साल जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे हर साल ना एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है बताने का, रियली। मतलब जब मैं 4 साल पहले पढ़ाया था, 4 साल 5 साल पहले भी जब मैं पढ़ाया था, तो उस टाइम पे भी मेरे पास एक ऑप्शन था, तब ग्रोथ था। ठीक है? और आज मैं पढ़ाया आपको, आज स्लॉथ आया। 4-5 साल में एक बार स्लॉथ आ ही जाता है। जब मैं 2008 में खुद पढ़ा था तब भी स्लॉथ आया था, और जब मैं 2014 में 15 में जब मैं पढ़ाया
स्टूडेंट्स को, मेरा पहला जो बैचेस निकलता था उसमें मैं जब ये पढ़ाता था तो तब भी मुझे ग्रोथ दिखता था, आज मुझे स्लॉथ दिखा सर इकोनॉमी। तो सर ये एक्सपीरियंस आप लोग भी करोगे, आप लोग स्लॉथ के साथ आगे बढ़ोगे तो ग्रोथ आपको बहुत जोर का मिलेगा। तो दिस इज हाउ दिस शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, क्लियर है ना सर, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अब कुछ और मजेदार पॉइंट्स, तो पीपीएफ एंड द पैरेटो एफिशिएंसी में बात करेंगे अभी थोड़ा। अब पैरेटो एफिशिएंसी क्या है? द कॉन्सेप्ट नेम्ड आफ्टर द इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो। सर काफी गजब इंपॉर्टेंट है। मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द कमोडिटी allocations on the PPF. The Pareto efficiency states that any point within the PPF curve is inefficient because the total output of commodities is below the output capacity. मतलब जो टोटल आउटपुट बन रहा है वो कैपेसिटी से कम है, ये पीपीएफ आपको बता देता है। कन्वर्सली एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ कर्व इज इम्पॉसिबल। अगर आप पीपीएफ को क्रॉस करके जाना चाहते हो वो इम्पॉसिबल है आपके लिए अचीव करना, जो आपको मैं अभी दिखाने का कोशिश कर रहा था कि जस्ट लुक हियर, ये जो ये वाला कहाँ गया, दिस वन सर, कि अगर आप पीपीसी को क्रॉस करके कुछ करना चाहते हो तो वो आपका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, दिस वन, अगर कोई चाहे कि नहीं मैं यहां पर नहीं, मैं यहां पर प्रोड्यूस करना चाहूंगा, तो प्रॉब्लम क्या है सर? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ डिफरेंट सिनारियो, बट currently your PPC is this, but you want no, this is not my PPC, I want to draw my PPC here, or the real economic condition is here, but what is the problem? मतलब अचीव में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आयन? बताना प्लीज कि currently your PPC is this, your full utilization of your resources, but अगर आप PPC को हायर शो करना चाहते हो या फिर हायर लेवल अचीव करना चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? পসিবল হবে না বিকজ রিসোর্সেসই নেই, মানে লিমিটেড নাম্বার অফ রিসোর্সেস আছে, সো দ্যাট উড মিন ইকোনমিক গ্রোথ আসবে, যেটা পসিবল না, যেটা বলেনি। তো ইটস নট পসিবল যে রিসোর্সেস বাড়িয়ে দেবো এন্ড প্রোডাকশনও বাড়বে। Exactly. The conversely, any point outside the PPF curve is impossible because it represents a mix of commodities that will require more resource to produce than are currently obtainable. Therefore, in situations with limited resource, only the efficient commodity mixes are those lying along PPF curve with one commodity on the x-axis and another is y-axis, जो आपने इतना देर से देख ही रहे थे। And now हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ पीपीएफ में कुछ देख लेते हैं सर। ये कुछ मैं स्पेशल दिया ताकि एक मतलब पीपीएफ के रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस भी हम लोग ले पाए अपने कंट्री वाइज। तो एक बार आप एग्जाम्पल्स देखो पीपीएफ का। कंसिडर ए हाइपोथेटिकल वर्ल्ड दैट हैज ओनली 2 कंट्रीज, 2 कंट्री है, ओके? प्लीज देखना ध्यान से, पीपीएफ का फाइनल स्टेज जा रहे हैं। कंट्री ए एंड कंट्री बी एंड ओनली 2 प्रोडक्ट, कार्स एंड कॉटन। 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट बनेगा 2 कंट्री में, कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब चाइना एंड इंडिया सोच सकते हो, कंट्री ए को आप इंडिया समझ लो, कंट्री बी को आप चाइना समझ लो, ओके? एंड ओनली 2 प्रोडक्ट, कार्स एंड कॉटन। ईच कंट्री कैन मेक कार्स एंड और कॉटन। दोनों कंट्री कार भी बना सकते हैं, कॉटन भी बना सकते हैं। सपोज दैट कंट्री ए हैज वेरी लिटिल फर्टाइल लैंड। कंट्री ए के पास बहुत कम फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड इन द सेंस, एनीवन? फर्टाइल लैंड मतलब सर क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? फॉर हाँ? कल्टीवेशन। हाँ, मतलब जो कल्टीवेशन में काफी बेहतर है ऐसा जमीन का बात। अगर मानो कि इंडिया के पास फर्टाइल लैंड कम है कंपेयर टू चाइना, ठीक है, तो फिर उसका कॉटन तो कम होगा, यस और नो? यस सर। ऑब्वियसली कि उसके पास अगर फर्टाइल लैंड जिसके पास कम होगा उसके पास तो कॉटन तो कम ही होगा ना। तो यहाँ पर सपोज द कंट्री ए हैज अ वेरी लिटिल फर्टाइल लैंड एंड एन अबंडेंस ऑफ स्टील। फर्टाइल लैंड नहीं है लेकिन स्टील भर भर के है उसके पास नेचुरल रिसोर्स में, ठीक है, आयरन ओर जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड कंट्री बी हैज एन अबंडेंस ऑफ फर्टाइल लैंड बट अ वेरी लिटिल स्टील। If country A were to try to produce both cars and cotton, it would need to split its resources and put a great deal of effort into irrigating its land to grow cotton. That would mean it can produce fewer cars. मतलब उसके पास अगर कंट्री ए के पास फर्टाइल लैंड है नहीं लेकिन स्टील भर भर के हैं, बट फिर भी वो अगर कॉटन प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा कॉटन ग्रो करने के लिए। दैट वुड मीन इट कैन प्रोड्यूस फीवर कार्स, मतलब वो ज्यादा कार तो नहीं बना सकता बिकॉज मैक्सिमम लैंड वो कॉटन बनाने के लिए यूज कर रहा है।
which it is much more capable of doing. The opportunity cost of producing both cars and cotton is high for country A. Similarly, for country B, the opportunity cost of producing both product is high because of the effort required to produce car given its lack of steel. इसके पास स्टील नहीं है, अब क्या करना है? कॉम्पेरेटिव एडवांटेज क्या है? एडवांटेज किसके पास क्या है आप लोग शायद समझ ही गए हो भाई, जिसके पास स्टील है वो ज्यादा कार बनाए, और जिसके पास फर्टाइल लैंड कम है वो ज्यादा, मतलब ऑपोजिट वाला जिसके पास फर्टाइल लैंड है वो ज्यादा कॉटन बनाए. तो ईच कंट्री इन आवर एग्जांपल कैन प्रोड्यूस वन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली एट अ लोअर कॉस्ट. सस्ते में कौन सा चीज होगा देन द अदर? We can say that a country A has a competitive advantage over country B in the production of car because country A के पास fertile land कम है, but उसके पास स्टील बहुत है, मतलब जो आयरन ओर जो है वो बहुत है. एंड कंट्री बी हैज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कंट्री ए इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. और बोथ कंट्रीज कुड डिसाइड, या फिर ये भी हो सकता है दोनों कंट्री डिसाइड कर रहा है इन प्रोड्यूसिंग द goods for which they have a competitive advantage. Each can trade its specialized product to the other and both countries will be able to enjoy both products at a lower cost. Quality will improve too since each country is making what it makes best. दोनों कंट्री को वही बनाना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है. Determine how countries exchange goods produced by competitive advantage the best for the best. The best for the best is the backbone of international trade theory. ये जो दुनिया भर में इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं ना सर, इसका बैकबोन वही है. ये जो आप पूरा दुनिया देख रहे हो, इस पूरा दुनिया में इसका बैकबोन क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस का. जो जिस चीज में बेस्ट है उसको वही चीज दुनिया के बाकी देशों में बेचना चाहिए, और जिसमें वो बेस्ट नहीं है उसको बाकी दुनिया से उसको लेना चाहिए. ठीक है, यही चीज आपको एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स सिखाते हैं. तो मतलब फालतू का ना वो जबरदस्ती का मतलब प्लान बना के कोई फायदा नहीं है. मतलब आपके पास जो है नहीं वो जबरदस्ती करने जाओगे तो मुश्किल में ही पड़ोगे. तो अल्टीमेटली तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है, डिटरमाइनिंग हाउ कंट्रीज एक्सचेंज गुड, इट मींस दैट नेशनल इकोनॉमीज इन थ्योरी विल नो लॉन्गर बी लैकिंग एनीथिंग दैट दे नीड. लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आल्सो अप्लाई टू द वे इन विच इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद एन इकोनॉमी. एटलीस्ट इन मॉडर्न टाइम्स few people try to produce everything they consume. मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हर चीज हम लोग बनाने का कोशिश करें, इट्स नॉट गुड. ओके, देखो कि आप कौन सा चीज में बेस्ट हो. चाइना मोबाइल अच्छा बनाते हैं, दैट डजंट मीन कि आप भी अच्छा मोबाइल बनाओ. मतलब इस तरह का कॉम्पिटिशन का कोई मतलब नहीं है. आप कुछ चीज में तो बेस्ट हो, यू हैव टू फाइंड आउट दैट. दुनिया का हर चीज लोग सिर्फ मोबाइल ही नहीं यूज करता, मोबाइल छोड़कर और भी चीजें होते हैं जिसका जरूरत होता है. मतलब लोग तो पागल है, उनको लगता नहीं लोग तो सिर्फ मोबाइल ही यूज करते हैं. नहीं सर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. जर्मन का इकोनॉमी भी है, इटली का भी इकोनॉमी है, ग्रीस का भी इकोनॉमी है. हाँ, वो लोग थोड़ा भी हल्का खराब चल रहा है, बट अगर आप यूके देखो, फ्रांस का इकोनॉमी देखो आप, ठीक है, तो उनके पास भी है. एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होना चाहिए? समटाइम्स a country or an individual can produce more than another country, even though countries both have the same amount of input. For example, country A may have a technological advantage with the same amount of input, that is good land, steel, labor, enables the country to easily manufacture more both cars and cotton than country B. A country that can produce more of both goods is said to have absolute advantage. जिसके पास दोनों अच्छा है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज में है. बेटर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्स कैन गिव ए कंट्री एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, एज कैन हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल लेवल. जिस कंट्री में एजुकेशन लेवल हाई है, लाइक जापान, जिसका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, शायद उसके पास फर्टाइल लैंड बहुत नहीं है, उसके पास शायद नेचुरल रिसोर्सेज बहुत नहीं है, बट वो हाई एजुकेशन, स्किल, लेबर, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो आगे निकल जाता है. इट इज मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास होना पड़ेगा, नहीं है तो फिर कुछ और तरीके से हो सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल. हाउएवर, फॉर ए कंट्री टू हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एवरीथिंग दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, इट इज ऑलवेज नीड ट्रेड. ठीक है, तो ये चीज आपको क्या सिखाया गया सर? ये आपको सिखाया गया पीपीसी एंड द यूज ऑफ पीपीसी, पीपीसी एंड यूज ऑफ पीपीसी. तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया, और मैं आपको दोनों जगह से पढ़ाया, जो मेरा थीसिस था और जो मेरा आपका मैट में किया हुआ था, दोनों से ही मैंने आपको समझाया. आई होप कि आपको समझ में आया. ठीक है, इसके साथ साथ इसके नीचे इसी चैप्टर में आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू करना स्निग्धा. इसके नीचे ना आपको दिख जाएगा 3 तरह के इकोनॉमिकल सिस्टम होते हैं जो आप लोग को पता है, मैंने आपको काफ़ी बार बोला. एक बार प्लीज़ गो थ्रू करना. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, पूरा नेचर के साथ, मतलब किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है,
समन्विता, स्निग्धा, आयन, सबको बोल रहा हूँ कि एक बार प्लीज इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है एक बार प्लीज गो थ्रू करना। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ भी सवाल हो आपको कैपिटलिस्ट से, सोशलिज्म से, मिक्स्ड से, आप पूछ सकते हो। और आज अगर आपको एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग, और इसको चैप्टर के नीचे ना क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस है दिया, इसका एनालिसिस के साथ आंसर दिया हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ। पहले तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा ग्राफ वगैरह के साथ साथ। ये दिस इज नॉट जस्ट एमसीक्यू, दिस इज एनालिटिकल क्वेश्चंस, पैटर्न एमसीक्यू टाइप में है। बट अगर आप इसको सॉल्यूशंस में जाओगे ना, देखो इसका आंसर कोई एमसीक्यू टाइप में नहीं है, पूरा एनालिसिस के साथ दिया हुआ है। तो ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए भी जिनको पढ़ना है वो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, और एमसीक्यू के लिए भी तो है ही, ठीक है। तो जैसे 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी चैप्टर प्लीज रेडी कर लो, और जैसे ही मैं टेस्ट अरेंज करूँ आप लोग उसके लिए भी रेडी हो जाओ। एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमांड सप्लाई का जो मतलब एरिया है उसमें जाएंगे, और उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, जिसके लिए हम लोग अपना इकोनॉमिक्स क्लास को हमेशा उसी तरह से इसको बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ मतलब जितना हो सके प्रैक्टिकली पढ़े इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यही डिमांड इज दैट दोस, बट नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स नॉट जस्ट अ थ्योरी सर, इट्स मोर देन दैट विच यू कैन फाइंड इन द रियल लाइफ। ओके, एनी क्वेश्चंस हो तो कर लो सर एक बार। अच्छा, मैंने क्या लास्ट में स्क्रीन शेयर नहीं किया था क्या? नहीं सर, किए थे। ये थे, ओके। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ, स्क्रीन दिखनी है। एनी क्वेश्चन सर? साहिल, आयन, राजू, शवन्विता, विश्वजीत, निग्धा, प्लीज बताओ। क्लास बोझा कैसे क्लियरली समझ में आया? यस सर। यस ओके। यस सर। अच्छा, मेरा वाला जो नोट्स है वो मैं यस शेयर सर। कर देता हूँ, ठीक है। जो आज का क्लास नोट्स है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, वो आप लोग अपने एक पीडीएफ बना के ड्राइव में रख लेना, ताकि वो चले ना जाए, क्योंकि काफ़ी मेहनत होता है ये सब चीज़ बनाने में। तो रख लेना, आराम से काम आएगा। ओके, ठीक है, टाटा फिर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय थैंक, सर। टाटा। স্যার আগের দিনের ইকোনমিক্স ক্লাসের এটা আর আজকে একটা লিঙ্ক